हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक सर्वे ऑफ हिमाचल प्रदेश के कुछ एक एमसीक्यूज जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो मुझे पता है इकोनॉमिक सर्वे सब लोगों ने पढ़ लिया है, बट स्टिल एमसीक्यूज की फॉर्म में कुछ एक क्वेश्चन से हम रिवीजन कर लेते हैं। इसका जितने भी क्वेश्चंस बन पाए मैंने बनाए हैं, बाकी कुछ एक 2-4 टॉपिक और भी हैं जो मैं आप लोगों को बता दूंगी लास्ट में। हिमाचल प्रदेश को सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स 2022 में कौन सा रैंक मिला है? तो ये आपको मिला है 7th रैंक मिला है। 7th रैंक मिला है सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स में, और इसने इसे रखा है टायर 1 में। टायर 1 का मतलब है कि जो हिमाचल प्रदेश है हमारा, उन्होंने वेरी हाई सोशल प्रोग्रेस को शो किया है और इनका जो स्कोर है वो 63.28 आया है। एक और चीज यहाँ पे याद रखना, एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2021 में हिमाचल प्रदेश को हिमालयन स्टेट की कैटेगरी में 2nd रैंक मिला है, और इसकी जो ओवरऑल रैंकिंग है इसी में ही वो 36 स्टेट यूटीज में से 18th आई हुई है। डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और इसमें कांगड़ा ने टॉप किया है, पर ये है 2021 वाला। तो यहाँ पर स्कोर इसका है 0.674। कई लोग एक क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या इकोनॉमिक सर्वे 1 साल का पढ़े या 2 साल का, क्योंकि कई बार 2018 में से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो मैं आपको सिंपली बता दूं कि जो 1 साल का इकोनॉमिक सर्वे आया है, जैसे अभी ये 2022-23 का है, सिर्फ इसको ही पढ़ लो। जो पीछे का अगर कभी पूछ लिया जाता है ना 2-3 सालों का, तो उसी में ही वो फैक्ट इंक्लूडेड होते हैं। कोई इतनी मेहनत नहीं करता है कि 4 साल पुराना उठा करके तुम लोगों के लिए क्वेश्चन डालने के लिए पढ़ ले। ठीक, नेक्स्ट। अच्छा, इसमें क्या क्या कंपोनेंट्स देखे जाते हैं जो सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स है? कि भैया लोगों ने वाटर एंड सैनिटेशन, शेल्टर, पर्सनल सेफ्टी, पर्सनल फ्रीडम, चॉइस, पर्सनल राइट्स, इन सारी चीज़ों में जो ह्यूमन नीड्स की बेसिक सी ज़रूरतें, क्या इनमें बहुत अच्छा किया है? तो हमारे हिमाचल ने इसमें बहुत अच्छा किया है, इसलिए इसको वेरी हाई सोशल प्रोग्रेस में रख दिया गया है। अब मुझे नीचे एक क्वेश्चन आप लोग बताओगे कि इकोनॉमिक सर्वे ऑफ हिमाचल प्रदेश 2022-23 के अकॉर्डिंग जो स्टेट इकोनॉमी की ग्रोथ है वो कितनी एक्सपेक्ट की गई है? बिकॉज ये क्वेश्चन मैंने यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया है, और कई बार ये एज इट इज डायरेक्टली पूछ लिया जाता है। बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन है, जल्दी से मुझको यहाँ पर आप लोग बता देना। वैसे मैं थोड़ा सा बता दूं कि जो हमारी इकोनॉमी है उसमें वी शेप रिकवरी देख ली गई है। वी शेप रिकवरी कैसे देख ली गई है? क्योंकि 2021 में जब आपका कोविड आया था तो कैसे हुआ था? एकदम से ऐसे चला गया था, और 21-22 में जब वो थोड़ा सा रिकवरी हुआ तो ऐसे चला गया था। तो इसलिए ये वी शेप है, सब नीचे चला गया था फिर सब ऊपर चला गया था। अच्छा, ये क्वेश्चन नहीं किया। कौन से ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जिन्होंने सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स 2022 में टॉप किया है? पहले हमने स्टेट की बात कर ली, अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट की। तो कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? तो ये डिस्ट्रिक्ट है आपका यहाँ पे सोलन डिस्ट्रिक्ट ने भी बहुत अच्छा किया है। आपका लोगों को शेल्टर और वाटर सैनिटेशन, पर्सनल सेफ्टी, इन सारी चीज़ों में बहुत अच्छा किया है। तो सोलन को यहाँ पर करेक्ट आंसर आप लोगों का आ जाता है, सोलन। नेक्स्ट। अच्छा, डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस अभी हमने डिस्कस कर लिया इसको। नेक्स्ट, हाउ मेनी पब्लिक सेक्टर बैंक ब्रांचेस आर देयर इन हिमाचल प्रदेश? हिमाचल प्रदेश में पब्लिक सेक्टर बैंक ब्रांचेस कितनी हैं? जो ये बैंकिंग वाला चैप्टर है, इट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितनी भी बार आप पूछ लिए गए इकोनॉमिक सर्वे से, ये जो थोड़े ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो बैंकिंग वाले से बहुत क्वेश्चन पूछ लिए गए थे। लेकिन ऐसा हमेशा के लिए हो, मतलब आपको भी वो प्रिविलेज मिले इस बार, ऐसा ज़रूरी तो नहीं है, क्योंकि है तो ये फिर अनप्रिडिक्टेबल पब्लिक सर्विस कमीशन का ही छोटा भाई है हमारा। ठीक है, तो इसके लिए सारा इकोनॉमिक सर्वे पढ़ लो, बट यस हाँ, जो इम्पोर्टेंट है थोड़े से उनको थोड़ा ज़्यादा फोकस से पढ़ लो। पब्लिक सेक्टर ब्रांच ये है आपकी 1157। अच्छा, ये डिस्ट्रिक्ट कुछ एक फैक्ट है, डिस्ट्रिक्ट वाइज स्प्रेड अगर हम देखें तो कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट की हाईएस्ट नंबर ऑफ बैंक ब्रांचेस हैं, और ये 411 हैं। लाहौल स्पीति की सबसे कम है, और ये हैं आपकी 25 बैंक ब्रांचेस। कितने बैंक मित्रास हैं जिनको डिप्लॉय किया गया है स्टेट ने बहुत सारे बैंक्स में? तो ये हैं आपके 14,848। देखो, जो बैंक मित्रास हैं आपके, वो लोग होते हैं जो दूर दराज के क्षेत्रों में जाकर के लोगों को बैंकिंग फैसिलिटी देते हैं। जैसे कि गांव में जहां पे बैंकिंग की फैसिलिटी नहीं है, वहां पर जाकर के ये बैंक मित्र लोगों को वहां पर फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। तो बैंक ने ये 14,848 बैंक मित्रास को अपॉइंट किया हुआ है। नेक्स्ट, रसेटी इज एन इनिशिएटिव ऑफ विच ऑफ फॉलोइंग मिनिस्ट्री? तो ये आपकी मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट का इनिशिएटिव है रसेटी का मतलब होता है रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स। ये क्या है?
कि जो आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आप लोग क्या करोगे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो आपका ग्रामीण यूथ है, ग्राम के जो युवा लोग हैं, उन लोगों के लिए उनको ट्रेनिंग देने के लिए, बेहतर ट्रेनिंग देने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाओगे ताकि वो एंटरप्रेन्योरशिप एक्टिविटीज़ में अच्छे से पार्टिसिपेट करें, इंटरेस्टेड हो। स्टेट के 3 लीड बैंक, स्टेट के जो लीड बैंक है यूको, पीएनबी और एसबीआई, इन्होंने रसेटी को 10 डिस्ट्रिक्ट में एस्टेब्लिश किया है, स्थापित किया है। कौन कौन से इसमें है इसको छोड़ दो, कौन कौन से नहीं है वो याद रखो। एक तो किन्नौर नहीं है, एक लाहौल स्पीति नहीं है। इन दोनों को छोड़ के बाकी के 10 हमारे जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर रसेटी, वहाँ पर सेंटर, ये जो लीड बैंक्स हैं इन्होंने रसेटी के सेंटर को स्थापित किया है। नेक्स्ट, हाउ मेनी करोड़, नाबार्ड ने कितने करोड़ रुपए दिए हैं फाइनेंशियल लिटरेसी को और ज़्यादा स्प्रेड करने के लिए, फैलाने के लिए, फाइनेंशियल एंड डिजिटल लिटरेसी कैंप्स के थ्रू। तो ये इन्होंने दिए हैं 3.41 करोड़। हिंदी वाले लोग यहाँ से देख लें कि वित्तीय और डिजिटल साक्षरता शिविरों के माध्यम से वित्तीय साक्षरता फैलाने के लिए नाबार्ड ने कितने रुपए स्वीकृत किए हैं, 3.41 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरकार की जो गरीबी खत्म करने की नीति है, गरीबी उन्मूलन की, पॉवर्टी एलिवेशन पॉलिसी है, उसके अंतर्गत कितनी फेयर प्राइस शॉप्स हैं, उचित मूल्य की दुकानें हैं, जहां पर टीपीडीएस यानी कि टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के थ्रू राशन को सप्लाई किया जाता है। तो ये आपकी यहाँ पे आ जाती है 5163 शॉप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहली जो आपकी यहाँ पर स्टेटमेंट है, यहाँ से आपने करेक्ट स्टेटमेंट को चूज करना है। और ये जो आपकी स्टेटमेंट है ये क्या कह रही है, स्टेटमेंट आपकी यहाँ पे क्या रही है, कह रही है कि 2022-23 का जो हमारा वित्तीय वर्ष है उसमें होलसेल प्राइस इंडेक्स स्टेट लेवल पर गिर गया है। क्या सच में गिरा है? यस, ये गिरा है। ये था आपका 15.4% और ये बना रह गया आपका 5%। नेक्स्ट आ गया आपका, ये देखा गया है कि जो आपका होलसेल प्राइस इंडेक्स जो गिरा हुआ है वो किस वजह से गिरा, वो गिरा क्योंकि जो ज़रूरत की प्रमुख वस्तुएं हैं जैसे कि क्रूड ऑयल हो गया, आयरन हो गया, एल्युमिनियम हो गया, कॉटन हो गया, इनमें भी मंदी देखने के लिए मिली, जिस वजह से ये होलसेल प्राइस इंडेक्स गिर गया आपका ग्लोबल लेवल पे जो ये चीज़ें हुई। तो यस, ये भी आपका ट्रू है। तो बोथ ऑफ द स्टेटमेंट इज ट्रू ओवर हियर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन यहाँ पर आ जाता है कि भाई जो भी हमारा ये टीपीडीएस यानी कि टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है और इसमें इसके साथ ही आप लोगों का जो है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, इन दोनों के तहत जो सारी नियंत्रित और गैर नियंत्रित आवश्यक वस्तुएं हैं, इनके खरीद और वितरण के लिए यानी कि इनके सेल्स और इनके डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो एजेंसी है वो कौन सी है, सेंट्रल प्रोक्योरमेंट एजेंसी, केंद्रीय खरीद एजेंसी कौन सी है। तो ये आपके यहाँ पर आ जाती है सिंपल सी, दी हिमाचल स्टेट सिविल सप्लाईज कॉर्पोरेशन। ये कुछ भी नहीं है, ये कोई भी एजेंसी नहीं है, ये आपका सही आंसर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्टेटमेंट यहाँ पर आपको सही वाली स्टेटमेंट चूज करनी है। तो आपकी जो यहाँ पर सही स्टेटमेंट, पहली स्टेटमेंट है वो क्या है, ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 2022-23 द गोल फॉर फूड ग्रेन प्रोडक्शन इज 1593.92 थाउजेंड मीट्रिक टन्स। यस, फूड ग्रेन प्रोडक्शन के लिए ये टारगेट आपका रखा गया है, सही स्टेटमेंट है। सेकंड कहती है कि 9.44 लाख ऑपरेशनल होल्डिंग्स हैं जिसको 9.97 लाख फार्मर्स ने के द्वारा ये संचालित है। यस, ये भी आपका बिल्कुल सही है। एवरेज होल्डिंग साइज जो है वो 2 हेक्टेयर है, ये आपका यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो जाती है। थोड़ा क्या गलत है, ये क्यों है, क्योंकि जो एवरेज होल्डिंग साइज है आपका वो है 0.95 हेक्टेयर्स। ठीक, तो यहाँ पर आपकी पॉजिटिव स्टेटमेंट्स बिल्कुल सही है, थर्ड वाली आपकी यहाँ पर गलत स्टेटमेंट है। तो 1 and 2 इज करेक्ट आंसर हियर, राइट। ये डायरेक्टली ऐसे ही पूछ लिए गए थे, ये जो सारा डेटा यहाँ पे दिया गया है ना, तो डायरेक्टली पूछ लिया गया था। ये कुछ एक और डेटा है यहाँ पर जिसको आप लोग याद रख लेना कि 2015-16 का जो एग्रीकल्चरल सेंसस है उसमें स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर जो हैं वो सारी की सारी होल्डिंग की 88.85% ज़मीन को होल्ड करते हैं। सेमी मीडियम और मीडियम फार्मर्स के पास कितनी है, 10.85%, और जो लार्ज फार्मर्स हैं वो
0.30% है सिर्फ और सिर्फ हिमाचल में। स्मॉल और मार्जिनल मीडियम फार्मर ज़्यादा हैं और लार्ज फार्मर्स देखो कितने कम है इनके पास लैंड होल्डिंग। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन यहाँ पर आ जाता है, आपको यहाँ पर फॉल्स स्टेटमेंट को चूज करना है, गलत स्टेटमेंट को चूज करना है। पहली स्टेटमेंट आ जाती है, टोटल फ्रूट प्रोडक्शन ड्यूरिंग 21-22 वॉज 953.96 थाउजेंड मीट्रिक टन्स। 21-22 का जो फाइनेंशियल ईयर था उसमें फूड प्रोडक्शन कितनी थी आपकी, क्या 953.96 थाउजेंड मीट्रिक टन्स थी? ये आपकी यहाँ पर गलत आ जाती है पहली स्टेटमेंट, क्योंकि ये थी आपकी 753.96 थाउजेंड मीट्रिक टन्स। सेकंड 2022-23 की अगर हम बात करें तो ये एस्टिमेट की गई है अराउंड 793.40 मीट्रिक टन्स। हाँ, ये आपकी बिल्कुल सही है, तो पहली आपकी गलत है। तो कौन सी है फॉल्स स्टेटमेंट? ओनली वन इज फॉल्स स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, चूज द करेक्ट वन। 22-23 के बजट को अगर आप लोग देखोगे तो स्टेट ने 4.31% जो इसका नेट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है वो एग्रीकल्चर के लिए इन्होंने एलोकेट किया हुआ है, यानी कि जो शुद्ध राजस्व व्यय का 4.3% हिस्सा कृषि के लिए आवंटित किया है। सही है ये। इट प्रोवाइड्स लाइवलीहुड टू मोर देन हाफ ऑफ स्टेट्स वर्कफोर्स इज 57.03%। राज्य के जो आधे से अधिक कार्यबल है यानी कि 57.03 उसको आजीविका प्रदान करता है कौन? एग्रीकल्चर। थोड़ा सा ज़्यादा फास्ट हो गया आई थिंक, है ना। तो दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर बिल्कुल सही है, करेक्ट है दोनों। इतनी वर्कफोर्स को ये देता है लाइवलीहुड हमारा एग्रीकल्चर। नेक्स्ट आ गया फिर से स्टेटमेंट्स। फॉल्स स्टेटमेंट को आपने यहाँ पर चूज करना है। फॉल्स स्टेटमेंट पहली है, अगर हम लोग फैक्ट देखें 2018-19 से 22-23 के, तो हम क्लियरली कह सकते हैं कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर की कंट्रीब्यूशन है वो ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडेड में बढ़ गई है। सेकंड, आउट ऑफ टोटल जियोग्राफिकल एरिया 9.75% ऑफ एरिया कम्स अंडर नेट सोन एरिया। दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर बिल्कुल सही है, तो फॉल्स स्टेटमेंट यहाँ पर कोई भी नहीं है। ठीक, नन ऑफ द अबव इज फॉल्स बिकॉज दोनों स्टेटमेंट हमारी सही है। 18-19 से 22-23 की अगर हम बात करें तो जो एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन है, कृषि का जो योगदान है ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडेड में GSVA में वो बढ़ गया है। अच्छा, यहाँ पे मैंने ये ऐड किया है पेज नंबर 111 जो है इकोनॉमिक सर्वे, उसका टेबल 8.1 है, उसको एक बार आप लोग देख लेना। नेक्स्ट, ड्यू टू चेंजिंग क्रॉप पैटर्न इन हिमाचल प्रदेश एरिया यूज्ड फॉर फूड ग्रेन प्रोडक्शन इज ग्रेजुअली सिंकिंग। 1997 से 21-22 की अगर हम बात करें, क्या है ये? सच कह रहे हैं, झूठ कह रहे हैं, आधा सच आधा झूठ है, ये क्या बोल रहे हैं हम? देखो, जो हिमाचल प्रदेश है वहाँ पर जो क्रॉप का पैटर्न है वो चेंज हो गया है, क्योंकि जो पहले हम लोग ट्रेडिशनल क्रॉप्स को ग्रो करते थे सिर्फ अपने यूज़ के लिए, ट्रेडिशनल क्रॉप्स से अब हम लोग बढ़ चुके हैं कमर्शियल क्रॉप्स की तरफ। तो ये जो चेंजिंग पैटर्न है हमारा, इससे जो फूड ग्रेन प्रोडक्शन है वो ग्रेजुअली श्रिंक हो रहा है, यानी कि कम हो रहा है। तो यस, 1997 से 2021-22 तक ये ऐसा हो रहा है, ये आपका यहाँ पर बिल्कुल सही है। एरिया जो है फूड ग्रेन प्रोडक्शन के लिए जो यूज़ किया जा रहा है, इसकी वजह से के लिए जो श्रिंक हो रहा है, कम हो रहा है, इसका मतलब ये इस वजह से ही है क्योंकि लोग जो है कमर्शियल क्रॉप्स की ओर कमर्शियल क्रॉप्स की ओर ज़्यादा जा रहे हैं। डेटा की अगर हम बात करें तो 1997-98 में ये था 853.88 थाउजेंड हेक्टेयर्स। अब अगर हम बात करें 21-22 में जो ये देखा गया फाइनेंशियल ईयर में, तो ये सिर्फ 755.93 थाउजेंड हेक्टेयर्स रह गया था। तो यस, कम हो रहा है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लांट प्रोटेक्शन, जो प्लांट प्रोटेक्शन प्रोग्राम है उसके तहत हमारी जो गवर्नमेंट है वो 50% का इंसेंटिव देने के लिए तैयार है ऑल कैटेगरीज के फार्मर्स को, सभी लोगों को। किस चीज़ के लिए? इंसेक्ट ट्रैप्स के लिए, फेरोमोन ट्रैप्स के लिए, स्टिकी ट्रैप जिसमें आ जाते हैं बायो पेस्टिसाइड, बायो एजेंट
बोटेनिकल एटसेट्रा। यस, ये बिल्कुल सही है आपका। यहाँ पर देखो हमारी जो गवर्नमेंट है वो बोल रही है कि भैया आप लोग क्या करो, केमिकल फ्री जो है वो सारी चीज़ें यूज़ करो, ऑर्गेनिक खेती को प्रमोट करो, बायो पेस्टिसाइड्स, बायो एजेंट्स, इन सारी चीज़ों को आप लोग यूज़ करो। इसके लिए ये सारी कैटेगरी के फार्मर्स को, गरीब अमीर को छोड़ करके यहाँ पर 50% के इंसेंटिव्स दे रही है। नेक्स्ट, हाउ मैनी सॉइल टेस्टिंग लैब्स आर देयर इन हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश में जो सॉइल टेस्टिंग लैब्स हैं वो कितनी हैं। सॉइल टेस्टिंग वाला जो टॉपिक है इसमें से भी क्वेश्चन पूछ लिया गया है आपका हिमाचल प्रदेश के जो HPS का पेपर आता है उसमें। तो सॉइल टेस्टिंग लेबोरेटरीज हैं आपकी हिमाचल प्रदेश में 11 है। कौन कहाँ पर क्या क्या किया है, ये 11 है सॉइल टेस्टिंग लैब्स। और हिमाचल प्रदेश का जो डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर है ये फ्री सॉइल टेस्टिंग फार्मर को, फ्री मतलब मुफ्त में ही सॉइल टेस्टिंग की फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है ताकि वो देख सके कि उनकी जो सॉइल की हेल्थ है वो किस तरह की है। 2 बायो कंट्रोल लैब इन्होंने कांगड़ा और मंडी डिस्ट्रिक्ट में बनाई हुई है, जिसको कि वो जो किस लिए बनाई गई है ताकि जो इंसेक्ट और पेस्ट हैं उन लोगों को, उन इंसेक्ट और पेस्ट को बिना किसी केमिकल टेक्निक्स के मैनेज किया जा सके। ये लैब्स क्या शो कर रही हैं, जो बायो एजेंट्स हैं, बायो पेस्टिसाइड्स हैं, ट्रैप्स, उनको यूज़ किया जा रहा है फार्मर्स को पेस्टिसाइड से बचाने के लिए। क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि हमारी जो गवर्नमेंट है वो चाहती है कि भैया हम लोग क्या करें, हम लोग केमिकल फ्री पेस्टिसाइड्स को यूज़ करें। नेक्स्ट, अच्छा, ये जो सॉइल टेस्टिंग सर्विस है उसको कब हिमाचल में ऐड किया गया था, तो ये हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट पब्लिक सर्विस एक्ट 2011 के अंदर इसको ऐड किया गया था। और इसमें सॉइल हेल्थ कार्ड जो हैं वो फार्मर्स को इंटरनेट सर्विसेज के थ्रू दिए गए थे, सॉइल हेल्थ कार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे आ जाता है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स और चूज द करेक्ट वन। करेक्ट स्टेटमेंट को चूज करना है। पहली क्या बोल रही है हमारी, पहली स्टेटमेंट हमारी कह रही है कि अगर 1950-51 से हम बात करें 2021-22 तक जो एरिया है हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स के अंतर्गत वो बढ़ गया है हमारा। यहाँ पर ये डेटा भी दे रखा है। यस, ये बिल्कुल सही बात कह रहे हैं हम। पीछे से 1950-51 से लेकर के 21-22 की बात करें, क्योंकि लोग जो हैं वो धीरे धीरे उन्होंने 50-51 के बाद लोगों ने क्या किया कि जैसे जो ट्रेडिशनल ये फसलें उगाते हैं उसके साथ साथ ही फल और सब्जियों के ऊपर ध्यान दिया, बागवानी के ऊपर ध्यान दिया, और अब जो है ये एरिया बहुत ज़्यादा हमारा बढ़ गया है अगर हम बात करें 1950-51 से अब तक की। सेकंड स्टेटमेंट कह रहे हैं एप्पल जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रूट क्रॉप है हिमाचल प्रदेश की, जो 48.8% जो है टोटल एरिया जिसमें एरिया ऑक्यूपाई करता है, और 81% जो है टोटल फूड प्रोडक्शन को ये बताता है फाइनेंशियल ईयर 21-22 में। तो ये भी सही है, सब लोगों को ही पता है कि हिमाचल में जो एप्पल है वो हमारा सबसे मेजर जो है फ्रूट है जिसको ग्रो करवाया जाता है। इसके साथ ही जो अनदर फ्रूट्स हैं उनको भी हम लोग ध्यान दे रहे हैं, लेकिन अभी तक तो सिर्फ एप्पल है। तो दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर बिल्कुल सही है। हाउ मेनी फाइनेंशियल हेल्प इज बीइंग प्रोवाइडेड बाय वर्ल्ड बैंक। अच्छा, ये कह रहा है यहाँ पे कि वर्ल्ड बैंक जो है हमारा HPMC को कितनी जो फाइनेंशियल हेल्प है उसे दे रहा है अंडर पोस्ट हार्वेस्ट सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर कंपोनेंट ऑफ द हिमाचल प्रदेश हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। पहले तो जो हमारा हिमाचल प्रदेश हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है इसको याद रखना, हिमाचल प्रदेश बागवानी विकास योजना को, कि इसको फंड किया जा रहा है आपके वर्ल्ड बैंक के द्वारा। और वर्ल्ड बैंक इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत जो हमारा HPMC है उसको कितनी एड दे रहा है, तो ये दे रहा है 266.14 करोड़ रुपीस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाता है लाइव स्टॉक सेंसस 2019 की अगर हम बात करें तो हिमाचल प्रदेश का इंडिया में पोल्ट्री प्रोडक्शन में कौन सी रैंक है, मुर्गी पालन उत्पादन में, तो ये आपकी रैंक यहाँ पर आ जाती है 27th लाइव स्टॉक सेंसस 2019 के अकॉर्डिंग। अच्छा, स्टेट हिमाचल प्रदेश, यहाँ कुछ और इम्पोर्टेंट डेटा है। स्टेट में 0.82% शेयर जो है इंडिया के टोटल लाइव स्टॉक का है, और 0.16% टोटल पोल्ट्री का जो इंडिया में है उसका 0.16%। स्टेट का कैटल की जो प्रोडक्शन है उसमें 20th रैंक है, और पोल्ट्री पॉपुलेशन में 27th रैंक है। हाउ मेनी मिल्क प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटीज हिमाचल प्रदेश का जो मिल्क फैट है उसके पास है, तो ये है आपकी यहाँ पर
1097। हिमाचल प्रदेश के मिल्क फेड के पास कितनी दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियां हैं? 1097। When was HP मिल्क फेड रजिस्टर्ड? हिमाचल प्रदेश का जो HP मिल्क फेड है वो कब रजिस्टर किया गया था? तो ये किया गया था आपका 1980 में, 1980 में। ठीक, ये रजिस्टर तो किया गया था 1980 में, लेकिन इसने अच्छे से काम करना शुरू किया 1983 में। हाउ मच स्टेट्स लैंड मास इज ऑफिशियली डेजिग्नेटेड एज फॉरेस्ट लैंड? स्टेट का कितना लैंड मास जो है वो, कितना भूभाग आधिकारिक तौर पर वन भूमि के रूप में निर्दिष्ट है? तो यहाँ पर ये आपका आंसर आ जाता है 68.16%। फॉरेस्ट रिपोर्ट भी वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब इसमें से ये कुछ डेटा आप लोग देख लो कि अगर हम स्टेट की बात करें तो इसका कुल 15,443 स्क्वायर किलोमीटर, या फिर अगर हम बात करें परसेंटेज में 27.74% जो है वो फॉरेस्टेड है एरिया इसमें हमारा। ठीक, और इसमें से जो 37,948 स्क्वायर किलोमीटर है या फिर 68.16% है वो ऑफिशियली डेजिग्नेट किया गया है फॉरेस्ट लैंड को। ठीक, वेरी डेंस फॉरेस्ट कितने हैं? 3,163 स्क्वायर किलोमीटर्स में है। मॉडरेट डेंस फॉरेस्ट है आपके 7,100 स्क्वायर किलोमीटर में, और ओपन फॉरेस्ट है 5,180 स्क्वायर किलोमीटर में। सारे फैक्ट्स हैं, इनको देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाता है यहाँ पर, डैश इज अ नोडल एजेंसी फॉर प्रमोशन ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अच्छा, स्टेट में अगर आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी को प्रमोट करना है, इन्वायरमेंटल अवेयरनेस को फैलाना है, तो उसके लिए जो आपकी नोडल एजेंसी वो कौन सी है? उसका नाम है हिमकोस्टे। हिमकोस्टे का मतलब है हिमाचल प्रदेश काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर इन्वायरमेंट, नोडल एजेंसी है ये। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाता है कि जो जल जीवन मिशन है उसको देश भर में जल जीवन मिशन को पूरा करने की जो अनुमानित लागत है वो कितनी है? तो यहाँ पर ये आ जाती है आपकी 3 लाख करोड़। जल जीवन मिशन वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन इससे रिलेटेड, वैसे तो जो जल जीवन मिशन है उससे रिलेटेड हमने करंट अफेयर्स में डिस्कस किया हुआ है बहुत बार, फिर भी आप लोग इस टॉपिक को भी देख लेना। लास्ट बार इसमें क्वेश्चन पूछ लिया गया था। अकॉर्डिंग टू पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे 2021-22 कितने स्टेट के वर्किंग एडल्ट्स हैं जो इंडस्ट्री सेक्टर में एम्प्लॉय किए गए हैं? तो ये है आपके यहाँ पर 20.12%। आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, कितने मेगावाट है जो ऑलरेडी हार्नेस किए गए हैं टोटल हार्नेसेबल हाइड्रो पोटेंशियल में से? कुल दोहन योग्य जल विद्युत क्षमता में से कितने का दोहन किया जा चुका है? तो ये यहाँ पर आप लोगों का किया जा चुका है 23,500 मेगावाट। 23,500 मेगावाट नहीं है यहाँ पे, क्या आंसर है इसका? 10,580। यहाँ पर ऑप्शन ही गलत है आप लोगों के। ठीक है, अच्छा मैं आप लोगों को बताती हूँ यहाँ पर जो एक्चुअली ये यहाँ पर ना 2 जीरो लग गई है, ये 23,580 होना था, पर यहाँ पर ये गलत तरीके से लिख दिया गया है। तो मैं थोड़ा सा आप लोगों को बताती हूँ कि जो कुल दोहन योग्य जो हमारी विद्युत क्षमता है, यानी कि हार्नेसेबल हाइड्रो पावर पोटेंशियल जो है वो है आपका 23,500 मेगावाट। ठीक, ये टोटल है ये। अब इसमें से कितने का किया जा चुका है? इसमें से किया जा चुका है 10,580 मेगावाट का दोहन किया जा चुका है। ठीक है, और इसमें भी जो 7.6% है वो हिमाचल प्रदेश के गवर्नमेंट के कंट्रोल में है। इसके अलावा जो बाकी के ऊपर कंट्रोल है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का है, ये HP गवर्नमेंट के अंडर है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन के जो ऑप्शंस हैं इनमें थोड़ी सी यहाँ पर गड़बड़ हो गई है, इसके लिए आप लोग यहाँ पर ये वाला देख लेना। ठीक, टोटल जो है वो 23,500 है और इसमें इतने 10,580 का दोहन कर चुका है। इसको टैट वैट के जो पेपर्स होते हैं उनमें भी ये चीज़ पूछ ली जाती है। 7.6% हिमाचल प्रदेश के गवर्नमेंट के कंट्रोल के अंदर है, बाकी जो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश जो है वो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की अगर हम बात करें तो किस कैटेगरी में स्टैंड होता है? तो ये स्टैंड होता है आपके अचीवर्स की कैटेगरी में। यहाँ पर 3 कैटेगरी, अचीवर्स, एस्पायर्स, एमर्जिंग, तो इसमें हिमाचल प्रदेश अचीवर्स की कैटेगरी में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडी
इंडिपेंडेंट डायरेक्टरेट ऑफ एनर्जी जो है कब एस्टेब्लिश किया गया था हिमाचल प्रदेश में? तो ये आपका एस्टेब्लिश किया गया था 2009 में। 2009 में एक इंडिपेंडेंट बॉडी बनाई गई, इंडिपेंडेंट डायरेक्टरेट ऑफ एनर्जी। इसके बाद इससे पहले ये पार्ट था आपके हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का। ठीक है, ये क्या करता है आपका, ये बेसिकली आप लोगों को जो जितनी भी पावर यूटिलिटीज़ है पावर सेक्टर में हिमाचल प्रदेश में, उसमें ये एफिशिएंट और टाइमली कोऑर्डिनेशन प्रोवाइड करता है। हिमाचल प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड वाज एस्टेब्लिश्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर? तो ये दिसंबर 2006 में एस्टेब्लिश किया गया था, हिमाचल प्रदेश विद्युत निगम लिमिटेड। लिटरेसी रेट कितना है भाई 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग? तो 82.80% है लिटरेसी रेट टोटल। ये जो है आपका इंडिया का है, यहाँ पर 74.0 लिटरेसी रेट 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग। हिमाचल में अगर हम मेल्स की बात करें तो ये 89.63 है, और फीमेल्स की अगर हम बात करें तो ये था आपका 75.93%। अभी चेंज हो गया है, लेकिन 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम इज ये क्या है? न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम नील्प क्या है? ये कौन सी किस तरह की स्कीम है? ये है आपकी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, सेंट्रल सेक्टर स्कीम। अच्छा, इसमें डिफरेंस क्या रहता है इनमें? जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम होती है, इसका मतलब होता है कि ये फंड तो इसको सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, लेकिन इसको इम्प्लीमेंट कौन करता है? इम्प्लीमेंट करती है इसको स्टेट की गवर्नमेंट। सेंट्रल सेक्टर, स्टेट स्पॉन्सर्ड मतलब स्टेट ने ही की है, और सेंट्रल सेक्टर मतलब सेंटर ने ही की है, और यही इसको इम्प्लीमेंट करेगा। तो नील्प जो है वो भी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। ठीक, क्या है, किस चीज़ के लिए है ये 2022-23 में शुरू की गई है, एडल्ट एजुकेशन के लिए है ये, बेसिकली बड़ों को पढ़ाने के लिए, और ये 2026-27 तक रहेगी। इसका ऑब्जेक्टिव यह है कि जो हमारे 89,000 अडल्ट है, अनपढ़ जो हैं स्टेट में, हमारे पूरे के पूरे 12 डिस्ट्रिक्ट में इनको पढ़ाया जा सके। Under which project 19 ITIs have been chosen in order to modernize their facility? किस योजना के तहत 19 ITI को चूज किया गया है उनको आधुनिक बनाने के लिए? तो ये है आपका स्ट्राइप प्रोजेक्ट। स्ट्राइप प्रोजेक्ट के बारे में आप लोग डिटेल में पढ़ लेना इकोनॉमिक सर्वे में। क्रूड बर्थ रेट क्या है हिमाचल प्रदेश में? क्रूड बर्थ रेट जो है हिमाचल प्रदेश में वो है आपका 15.3। ठीक, क्रूड बर्थ रेट होता क्या है आपका? क्रूड बर्थ रेट होता है नंबर ऑफ लाइव बर्ड्स अकरिंग ड्यूरिंग अ ईयर पर 1000 पॉपुलेशन एस्टिमेटेड एट मिड ईयर। ठीक है, ये होता है क्रूड बर्थ रेट। इसका मतलब है, क्योंकि ये अच्छा है आपका, अगर आप ओवरऑल इंडिया के क्रूड बर्थ रेट की भी बात करें, कि जो हिमाचल प्रदेश है वो बेटर बेबी हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ को प्रोवाइड कर रहा है, जिसकी वजह से इतना अच्छा क्रूड बर्थ रेट हमको देखने के लिए मिल रहा है। When was पाठशाला आयुष वाटिका इनॉग्रेटेड? पाठशाला आयुष वाटिका को कब इनॉग्रेट किया गया है? तो ये आपका इनॉग्रेट किया गया 2022 में। है क्या ये बेसिकली जो हमारा ट्रेडिशनल सिस्टम है मेडिसिन का, उसको रिवाइव करने के लिए शुरू किया गया है, ताकि जो हर्बल प्लांट्स वगैरह हैं, स्कूल जाने वाले बच्चे जो हैं उनको इसके बारे में बता दिया जा सके कि भाई अब जो हर्बल प्लांट्स हैं इनकी क्या इंपॉर्टेंस होती है दवाई के रूप में। मुख्यमंत्री 1 बीघा स्कीम को कब लॉन्च किया गया था? तो इसको कब लॉन्च किया गया था? ये बेसिकली आपकी 2020 में लॉन्च की गई थी। ये इम्पोर्टेंट स्कीम है आपकी। ठीक है, इसमें क्या होगा कि जो बैकयार्ड किचन गार्डन वगैरह बनू करके जो अच्छी वेजिटेबल्स खाए लोग, उसको करना है, फूड सिक्योरिटी को बढ़ाना है। ठीक, वेयर वॉज ड्रोन मेला हेल्ड फर्स्ट टाइम इन हिमाचल प्रदेश? हिमाचल प्रदेश में जो ड्रोन मेला है उसे कहाँ पर सबसे पहले लगाया गया था? तो धर्मशाला में इसे लगाया गया था। अच्छा, कांगड़ा यहाँ पे ऑप्शन में मेरे को दिख नहीं रहा था धर्मशाला, तो कांगड़ा के जो धर्मशाला है वहाँ पर इसको पहले सबसे बनाया गया ड्रोन मेले को। ड्रोन का जो स्कूल कहाँ पर है ये तो पता ही है सब लोगों को। 13 मार्च 2022 में क्या हुआ था कि जो ITI है कांगड़ा का शाहपुर का, उन्होंने फर्स्ट ड्रोन फ्लाइंग ट्रेनिंग स्कूल को लॉन्च किया था इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान एकेडमी के साथ पर मिल करके। तो ये आपके कुछ एक क्वेश्चंस थे।
इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक सर्वे से। अब इसका जो आगे वाला पार्ट है ना, उसमें इकोनॉमिक सर्वे का ही पार्ट है, गवर्नमेंट स्कीम। वैसे इसके लिए मैंने सेपरेट वीडियोस बनाई थी और वो सेपरेट वीडियो जिन लोगों ने देख ली है वो रिवाइज कर सकते हैं। बाकी जिन्होंने नहीं देखी उनको तो देखना ही है, बिकॉज ये इकोनॉमिक सर्वे का हाफ वाला पार्ट है और हाफ वाला पार्ट इसके आगे है। वो सारी की सारी गवर्नमेंट स्कीम्स भी हमने इकोनॉमिक सर्वे से ही ली है। इसके साथ ही जो एजुकेशन वाला है, फिर भी कुछ छूट गया होगा ना, एजुकेशन वाले चैप्टर से 100% आप लोग स्कीम्स को देख लेना। इसके साथ ही जो लास्ट वाला चैप्टर है आपका चैप्टर 20, यहाँ पर चैप्टर 20 में ना कुछ एक इस तरह की चीज़ें दी गई हैं, जैसे कि ये हिमाचल ऑनलाइन सेवा ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल हो गया आपका, और इसके साथ ही सीएम डैशबोर्ड वगैरह, ई ऑफिस वगैरह, इस तरह की टर्म्स दी गई हैं छोटे छोटे पैराग्राफ्स में, 2 पेजेस में ये दी गई हैं। मैंने यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया बहुत बार, क्योंकि इनको हम करंट अफेयर्स में भी डिस्कस करते हैं। तो चैप्टर 20 को आप लोग जरूर देख लेना, ये लास्ट के 2 पेजेस लास्ट चैप्टर है ये, हिमाचल ऑनलाइन सेवा पोर्टल वगैरह, सीएम डैशबोर्ड, क्योंकि कई बार उठा करके यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो आगे भी आप अपनी गवर्नमेंट स्कीम्स को एंजॉय करो, ये जो आगे वाला पार्ट है उसमें। मुख्यमंत्री कृषि संवर्धन योजना, मुख्यमंत्री कृषि संवर्धन योजना किस चीज के लिए शुरू की गई है? देखिए 8 इस तरह की स्कीम्स थी जो एक ही गोल को अचीव करने के लिए बनाई गई थी, यानी कि काम उनका एक ही था, लेकिन उसके लिए डिफरेंट प्रोजेक्ट्स जो हैं वो शुरू किए गए थे। तो क्या किया गया, इन सबको कंसोलिडेट किया गया 8 ऑनगोइंग प्रोग्राम्स को, और एक सिंगल स्कीम लॉन्च की गई ताकि जो एक्टिविटी की डुप्लीकेशन है उसको प्रिवेंट किया जा सके। 2022-23 के लिए इसके लिए बजट रखा गया है 11.23 करोड़ रुपए का। ठीक है, समझ आ गया आपको? 8 ऑनगोइंग प्रोग्राम्स थे, सिमिलर गोल्स थे, इन सबको कंपाइल करके क्या बनाई गई, सिंगल स्कीम। इसके जो कंपोनेंट्स है वो क्या क्या हैं? कंपोनेंट्स है इसके की क्लस्टर बेस्ड प्रोडक्शन स्कीम है, इनपुट बेस्ड अम्ब्रेला स्कीम है, सीड मल्टीप्लिकेशन चेन को स्ट्रेंथन करेगी, जो लेबोरेटरीज हैं उनको भी स्ट्रेंथन करेगी। नेक्स्ट आ गई हमारी मुख्यमंत्री कृषि उत्पादन संरक्षण योजना। ये भी इसी तरह की एक योजना है कि 3 डिपार्टमेंटल स्कीम्स थी जो चली हुई थी, प्रोटेक्शन बेस्ड थी, ये प्रोटेक्शन बेस्ड डिपार्टमेंटल स्कीम्स थी, सेम गोल था, सबको कंपाइल किया गया है और बनाया गया है मुख्यमंत्री कृषि उत्पादन संरक्षण योजना। अब क्या क्या थी ये 3 जो योजनाएं हैं? एक तो हो गई आपकी सौर बाड़बंदी, सोलर फेंसिंग, एंटी हेल नेट स्ट्रक्चर, ग्रीन हाउस रेनोवेशन स्कीम। अब देखो, पहली जो आ गई आपकी सौर बाड़बंदी या सोलर फेंसिंग, नाम से ही हमारा पता चल रहा है कि जो सोलर फेंसिंग है, जो जीव जंतु हैं उनसे हमारी क्रॉप्स को बचाने के लिए क्या किया जाता है, सोलर फेंसिंग लगाई जाती है। और इसमें इतना हल्का सा वो करंट दौड़ाया जाता है कि अगर कोई जानवर वगैरह आता है तो हल्का सा झटका लग के उसको, मतलब इतना मर नहीं जाएगा वो, हल्का सा झटका लग करके वो थोड़ा दूर गिर जाएगा और वापस से वहां नहीं आएगा। सोलर फेंसिंग लगाई जाएगी, 85% सब्सिडी दी जाएगी उन फार्मर्स को जो 2-3 के ग्रुप्स में आते हैं, और 80% की सब्सिडी दी जाएगी इंडिविजुअल फार्मर को। नेक्स्ट हमारी आ गई, इसी में ही इसी का सेकंड पार्ट है एंटी हेल नेट स्ट्रक्चर। आप लोगों को पता ही है, ओलावृष्टि वगैरह होती है, हेल्स पड़ते हैं, तो उसके लिए एंटी हेल नेट्स लगाए जाते हैं। अगर आप भी लगाना चाहते हो तो आपको 80% की फाइनेंशियल हेल्प इसमें दी जाएगी। इसके लिए इसे शुरू किया था। मुख्यमंत्री ग्रीन हाउस रेनोवेशन स्कीम को 2017-18 में लाया गया था, और पॉली शीट्स जो पॉली हाउसेस बनाने के लिए यूज होती हैं, 5 साल के बाद अगर आपकी खराब हो जाती हैं तो 70% आप लोगों को क्या दिया जाएगा, इसके लिए सपोर्ट दी जाएगी ताकि जो पॉली शीट्स हैं उनको रिप्लेस किया जा सके। नेक्स्ट, मुख्यमंत्री शोध प्रोत्साहन योजना। ये जो मुख्यमंत्री शोध प्रोत्साहन योजना है, फाइनेंशियल ईयर 22-23 में इसे लाया गया था और हमने इसे अपने करंट अफेयर्स में डिस्कस भी किया गया है। स्टेट यूनिवर्सिटी में जो रिसर्च एक्टिविटीज हैं उनको प्रमोट करने के लिए इस स्कीम को लाया गया है, और इसमें जो भी रिसर्च स्कॉलर्स हैं उनको 3,000 रुपए तक की फेलोशिप दी जाएगी मंथली। और ये जिस ईयर से आपने रजिस्ट्रेशन किया है उस ईयर से लेकर के 3 साल तक आपको दी जाएगी। फॉर एग्जाम्पल 2023 में अगर आप रजिस्टर करते हो तो 26 तक आपको ये 3,000 महीने की स्कॉलरशिप दी जाएगी रिसर्च एक्टिविटीज को प्रमोट करने के लिए। नेक्स्ट आ गया हमारा मुख्यमंत्री नूतन पॉली हाउस परियोजना। जो ये मुख्यमंत्री नूतन पॉली हाउस परियोजना है, ये आपकी बेसिकली शुरू की गई है पॉली हाउसेस को लगाने के लिए। टोटल जो इसका बजट रखा गया है वो रखा गया है 150 करोड़ रुपए का। 5,000 पॉली हाउसेस हैं,
जो टारगेट रखा गया है कि 5000 पॉली हाउसेस को बनाया जाएगा। फर्स्ट फेज जो है 20 से लेकर 23 तक का है इसका, जिसके लिए 78.57 करोड़ रुपए का बजट रखा गया था और टोटल जो है वो 2522 पॉली हाउसेस बनाए जाएंगे। 85% की सब्सिडी आपको इसमें दी जाएगी और 22-23 के लिए टोटल बजट जो रखा गया था 22.00 करोड़ इसके लिए रखा गया था। मुख्यमंत्री नूतन पॉली हाउस परियोजना भी आए दिन न्यूज में आती रहती है, आप लोगों ने इसके बारे में बहुत बार पढ़ा और सुना होगा। मुख्यमंत्री किसान एवं खेतीहार मजदूर जीवन सुरक्षा योजना 15-16 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। क्यों इंट्रोड्यूस किया गया था कि देखिए, जो भी फार्म मशीनरी है जिनका ऑपरेशन करती बार अगर कोई भी फार्मर है, एग्रीकल्चरल लेबरर्स हैं, इनको किसी भी तरह की चोट आती है या इनकी डेथ होती है तो इसके लिए इनको एक इंश्योरेंस कवरेज दिया जाएगा। अब इसमें ये नहीं है कि कोई फार्मर है, चाहे वो एग्रीकल्चरल लेबरर हो या फिर आपका कोई फार्मर हो, उनको घर पे ही चोट आ गई उसके लिए वो इंश्योरेंस कवरेज मांगेंगे, ऐसी बात नहीं है। फार्म मशीनरी को ऑपरेट करती बार अगर उनके साथ किसी तरह का हादसा होता है तो ही उनको ये कवरेज दी जाएगी, जिसमें कि अगर पार्शियल एम्पुटेशन होती है तो 10 से 40 हजार रुपए का या फिर 1 लाख रुपए तक का, या डेथ होती है तो 3 लाख रुपए तक का कवरेज दिया जाएगा। हिमाचल प्रदेश क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन प्रमोशन प्रोजेक्ट जीका ने इसको सपोर्ट किया है। एक्सटर्नल एडेड प्रोजेक्ट है ये जीका, यानी कि जापान इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन एजेंसी क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन प्रमोशन प्रोजेक्ट क्या है कि बेसिकली जो क्रॉप्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, उनको जो है वो ट्रेडिशनली ग्रो जो करवाई जाती है वही ग्रो करवाई जा रही है। उसके अलावा औरों को भी ग्रो करवाने के लिए इस प्रोजेक्ट को लाया गया है ताकि डाइवर्सिटी को बढ़ावा दिया जा सके। सस्टेनेबल एग्रीकल्चरल डाइवर्सिफिकेशन को प्रमोट करेगा ये प्रोस्पेक्टिव लोकेशंस में। 321 करोड़ रुपए का बजट है। जीका जो है इसे सपोर्ट कर रहा है। ऑब्जेक्टिव्स वही, एरिया और प्रोडक्शन ऑफ वेजिटेबल, सब्जियां जितने में आप ग्रो करवाते हो ना उस एरिया को भी बढ़ाना है, उनकी प्रोडक्शन को भी बढ़ाना है। कैसे? क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन करके, ताकि जो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स हैं उनकी इनकम को बढ़ावा दिया जा सके। इरिगेशन यानी सिंचाई के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बनाया जा सके। फार्म एक्सेस रोड्स बनाए जा सके। मार्केटिंग में हेल्प हो। पोस्ट हार्वेस्टिंग के लिए हेल्प की जा सके। और जो फार्मर हैं उनको एक ग्रुप्स में ऑर्गेनाइज किया जा सके ताकि वो इरिगेशन सिस्टम ऑपरेशन और मेंटेनेंस को टेक ओवर कर सकें। ठीक है। कांगड़ा, मंडी, ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, इनको प्रोजेक्ट की लोकेशन को एज अ प्रोजेक्ट की लोकेशन सिलेक्ट किया गया था। और दूसरा फेज जो है इसका वो पूरे के सारे डिस्ट्रिक्ट में इंप्लीमेंट किया जाएगा, जिसके लिए इसका आउटले रखा गया है 1010.13 करोड़ रुपए। 26 मार्च 2021 को जो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है और जीका है, इन्होंने एक MOU साइन किया ताकि जो सेकंड फेज है उसकी इंप्लीमेंटेशन को किया जा सके। प्राकृतिक खेती खुशहाल योजना अंडर जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग। देखो, ये वाली जो योजना है बहुत बार इसको हम डिस्कस कर चुके हैं। कल्टीवेशन कॉस्ट को कम करने के लिए बेसिकली इस योजना को शुरू किया गया था। जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग अपने नाम से ये बताता है कि भैया हमको प्राकृतिक खेती करनी है और जीरो बजट में हम लोगों को करनी है। फंड्स जो हैं वो डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर को दे दिए गए हैं ताकि वो लोग बायो पेस्टिसाइड्स और बायो इंसेक्टिसाइड्स को लोगों को डिलीवर करवा सके। आप लोगों को पता ही है कि लोग चाहते हैं कि उनकी जो फसल है उसकी ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी हो, उसके लिए वो ज़्यादा से ज़्यादा केमिकल्स का यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से एक शॉर्ट पीरियड के लिए तो आपकी जो इल्ड है वो बढ़ जाती है, लेकिन उससे नुकसान जो है उससे ज़्यादा होता है, क्योंकि जितने ज़्यादा आप केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज़ करोगे उतनी ज़्यादा आपकी जो लैंड है उसकी जितनी भी उपजाऊ क्षमता है वो खत्म हो जाती है। इसके अलावा ये जो केमिकल्स हैं वो हेल्थ के लिए भी हजार्ड्स होते हैं। अगर आप नेचुरल फार्मिंग करते हो जीरो बजट से तो फिर आप लोगों की हेल्थ भी अच्छी रहेगी और जो उपजाऊ क्षमता है आपके खेतों की वो भी अच्छी रहेगी। कितने फार्मर्स हैं? तो टोटल फार्मर जो है 1,71,063 हैं जिन्होंने की नेचुरल फार्मिंग को ऑप्ट किया है। और टोटल एरिया कितना है? 9,464 हेक्टेयर का जो टोटल एरिया है वो नेचुरल फार्मिंग के अंतर्गत लाया जाएगा। ठीक है। अब देखो, ये जो डेटा है ना आपका, ये आपका सारा इकोनॉमिक सर्वे से लिया गया है। तो इकोनॉमिक सर्वे का एक जो बहुत अच्छा खासा पार्ट है इसमें आया है, बड़ा पार्ट तो नहीं मैं कह सकती हूँ, लेकिन
मैं ये आपको यहाँ पे क्यों बता रही हूँ, क्योंकि आए दिन न्यूज़ में भी ये नेचुरल फार्मिंग से रिलेटेड आता रहता है, प्राकृतिक खेती खुशहाली योजना के से रिलेटेड आता रहता है। तो जो डेटा है ना वो वेरी हो रहा है। ये तो 2022-23 का था हमारा इकोनॉमिक सर्वे, ठीक है। तो जो डेटा है आए दिन में वो थोड़ा चेंज हो रहा है। आपको ऑप्शन के हिसाब से एग्जाम है टिक रखना है, दोनों तरफ के डेटा रखने हैं, क्योंकि कितने हेक्टेयर में किस तरह की खेती की जा रही है या कितने फार्मर्स एंगेज्ड हैं, ये इस तरह के क्वेश्चंस पूछे भी गए थे पिछली बार। HS का जो पेपर हुआ था उसमें स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स से रिलेटेड क्वेश्चंस उसमें पूछे गए थे। तो हो सकता है किसी स्कीम से उठाकर भी इस तरह की चीज़ें पूछ ली जा सके, तो आप लोगों को ये चीज़ याद रखनी है। जल से कृषि को बल योजना, बेसिकली जो इरिगेशन है, इरिगेशन यानी कि सिंचाई की सुविधा के लिए पानी की अवेलेबिलिटी करवाने के लिए इस योजना को शुरू किया गया है। और इसमें क्या किया जाएगा, सिंचाई में ताकि आसानी हो उसके लिए चेक डैम्स बनाए जाएंगे, पॉन्ड्स बनाए जाएंगे इस प्रोग्राम के अंतर्गत। इस फाइनेंशियल ईयर की अगर हम बात करें तो उसके लिए 25 करोड़ रुपए का कुल बजट इस स्कीम के लिए रखा गया है, जल से कृषि को बल योजना। नेक्स्ट आ गई हमारी फ्लो इरिगेशन स्कीम। फ्लो इरिगेशन स्कीम भी इसी तरह की है, सिंचाई सुविधा को इम्प्रूव करने के लिए। आप लोगों को पता ही है कि हिमाचल प्रदेश में मैक्सिमम जो एरिया है वो रेन फेड एरिया है, और ऐसे लोकली लोगों ने क्या किया होता है, कुल्लें बनाई होती हैं, कुल्लों से लोग अपने खेतों में सिंचाई करते हैं, पानी की व्यवस्था करते हैं। तो जो सोर्स लोकेशंस है कुल्स की, उनको रेनोवेट करने के लिए, स्ट्रेंथन करने के लिए, ये जो कुल का सिस्टम है उसको स्ट्रेंथन करने के लिए इस स्कीम को लॉन्च किया गया है। इसमें क्या होगा कि अगर आपने बोरवेल्स बनाने हैं या फिर शैलो वेल्स बनाने हैं तो उसके लिए 50% की सब्सिडी दी जाएगी इंडिविजुअल को, जो इरिगेशन पर्पस के लिए, ठीक है। 22-23 के लिए इसमें 15 करोड़ रुपए का बजट इसमें रखा गया है। राज्य कृषि यंत्रीकरण कार्यक्रम जो है वो बेसिकली इस चीज के लिए शुरू किया गया है ताकि जो हमारे स्टेट के फार्मर्स हैं उनको न्यूली डिजाइंड इक्विपमेंट दिए जा सके, एडवांस्ड टेक्नोलॉजी से उनको इंट्रोड्यूस करवाया जा सके। नए तरह से डिजाइन किए गए हुए उपकरण और मॉडर्न एडवांस्ड टेक्निक्स हैं उससे उनको इंट्रोड्यूस करवाया जा सके। 40 से 50% की सब्सिडी दी जाएगी इसके लिए उनको। फाइनेंशियल ईयर 22-23 के लिए 17 करोड़ रुपए का बजट इसमें रखा गया है। मुख्यमंत्री कृषि कोष योजना को शुरू किया गया है ताकि जो स्टेट के फार्मर्स हैं उनको सीड मनी, इंटरेस्ट सब्सिडीज और क्रेडिट गारंटी कवरेज जो है वो प्रोवाइड करवाई जा सके। 5 करोड़ रुपए का फाइनेंशियल ईयर 22-23 के लिए बजट रखा गया है। कृषि से संपन्नता योजना, इसको हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। वैसे हिमाचल प्रदेश में केसर और हींग की कल्टीवेशन के लिए स्टेट गवर्नमेंट ने ये कृषि से संपन्नता योजना को शुरू किया है। आप लोगों को पता ही है कि जो हींग की कल्टीवेशन है हिमाचल प्रदेश में लाहौल स्पीति में शुरू की गई है। CSIR IHBT का ये इनिशिएटिव है। 3 करोड़ रखा गया है फाइनेंशियल ईयर 22-23 के लिए, इसके लिए कुल एक हमारा बजट। हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट स्कीम को बेसिकली शुरू किया गया है मैकेनाइज्ड फार्मिंग को प्रमोट करने के लिए, मशीनीकृत खेती को बढ़ावा देने के लिए। इसके लिए बहुत सारे ये जैसे पावर स्प्रेयर्स हो गए, पावर टीलर्स हो गए, इनको डिस्ट्रीब्यूट भी किया गया है बहुत सारा, ताकि जो मैकेनाइज्ड फार्मिंग है उसको प्रमोट किया जा सके। हिमाचल खुंब विकास योजना जो है उसको 2019-20 में शुरू किया गया था ताकि जो मशरूम इंडस्ट्री है हमारे स्टेट की उसकी ग्रोथ को एनकरेज किया जा सके। 22-23 के लिए इसके लिए जो टोटल बजट रखा गया था वो 3 करोड़ रुपए का है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे कि हिमाचल प्रदेश का कौन सा ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जिसको कि मशरूम सिटी कहा जाता है, मशरूम सिटी। नेक्स्ट आ गया हमारा पुष्प क्रांति योजना को शुरू किया गया है ताकि जो कमर्शियल फ्लोरिकल्चर फार्मिंग है हमारा उसको प्रमोट किया जा सके और जो हमारे अनएम्प्लॉयड अनस्किल्ड यूथ हैं उनको एम्प्लॉयमेंट यहाँ पर दिया जा सके। फूलों की खेती के लिए ये शुरू किया जा रहा है कि कमर्शियल फ्लोरिकल्चर आप शुरू करो। पहली फूल मंडी भी बनी हुई थी, आप लोगों को पता ही है, लेकिन सक्सेस नहीं हो पाई है। न्यूज़ ये आ रही है कि एप्पल मंडी के साथ उसको मर्ज कर दिया जाएगा, क्योंकि लोगों को जो है वहाँ पे मतलब नाम की फूल मंडी तो बना दी लेकिन प्रॉपर स्टोरेज वगैरह की जो फैसिलिटी होती है ट्रांसपोर्टेशन की प्रॉपर वो नहीं मिल पा रही लोगों को,
इसलिए वो लोग इसमें ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं दिख रहे। प्लस इसमें एक और मिशन का आप लोगों ने नाम सुना होगा जिसका नाम है अरोमा मिशन। अरोमा मिशन के अंतर्गत जो सुगंधित फूल हैं उनकी खेती करवाई जा रही है। और सुगंधित फूलों की खेती के लिए आप लोगों ने सुना ही होगा, हमने बहुत बार डिस्कस किया है, सलूनी, चंबा का जो सलूनी है वहाँ पर वाइल्ड मैरीगोल्ड फ्लावर की खेती की जा रही है। प्लस लेवेंडर की खेती भी इस मिशन के अंतर्गत की जा रही है। मुख्यमंत्री मधु विकास योजना, मुख्यमंत्री मधु विकास योजना को शुरू किया गया है ताकि जो क्वालिटी फ्रूट क्रॉप्स हैं उनको प्रोड्यूस किया जा सके और जो हनी प्रोडक्शन है उसको बढ़ावा दिया जा सके, अदर बी प्रोडक्ट्स जो हैं उनको भी बढ़ावा दिया जा सके। 22-23 के लिए इसमें 4.5 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। मधु विकास योजना, नाम से ही पता चल रहा है मधु विकास योजना कुछ हनी से रिलेटेड है। ये कुछ एक लाइफ स्टॉक की स्कीम्स हैं, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट तो नहीं है लेकिन आपको माइंड में रखना ही है फिर भी कि लाइफ स्टॉक के लिए क्या क्या स्टेप लिए गए हैं भाई, लाइफ स्टॉक के लिए कौन कौन सी स्कीम्स जो हैं वो शुरू की गई है। आपकी आंसर राइटिंग में भी आप लोगों को हेल्प करेगा ये। तो सबसे पहले ये देख लो, रूरल बैकयार्ड गो डेवलपमेंट स्कीम, बकरी पालन के लिए, बकरी पालन को बढ़ावा देने के लिए स्कीम को शुरू किया गया है और नेशनल लाइफ स्टॉक मिशन के अंतर्गत इसे शुरू किया गया है। 504 करोड़ रुपए का बजट इसमें रखा गया है। सेकंड इसी तरह की एक और है पिग डेवलपमेंट स्कीम, ये भी नेशनल लाइफ स्टॉक मिशन के अंतर्गत शुरू की गई है। जो पिग ब्रीडर्स हैं, लैंडलेस हैं या फिर स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स हैं उनको 95% की सब्सिडी इसमें दी जाएगी 3.3+1 पिग यूनिट्स के लिए। और अभी तक जो है अभी 156 पिग यूनिट्स बनाए गए हैं। नेक्स्ट आ गई हमारी रिस्क मैनेजमेंट एंड लाइफ स्टॉक इंश्योरेंस स्कीम। ये जो रिस्क मैनेजमेंट और लाइफ स्टॉक इंश्योरेंस स्कीम है, इस स्कीम के अंतर्गत क्या किया जाएगा, 60% का जो डिस्काउंट है वो दिया जाएगा लाइफ स्टॉक और पैक एनिमल्स को जो अबव पॉवर्टी लाइन के फार्मर्स हैं, जबकि 80% की सब्सिडी दी जाएगी उन लोगों को जो बिलो पॉवर्टी लाइन है या शेड्यूल्ड कास्ट है या शेड्यूल्ड ट्राइब फार्मर्स हैं। लाइफ स्टॉक और पैक एनिमल्स के लिए दी जाएगी इंश्योरेंस प्रीमियम के लिए। देखो दो तरह के हैं, एपीएल को 60% दिया जाएगा और जो बीपीएल है उनको 80% दिया जाएगा। कृषक बकरी पालन योजना, कृषक बकरी पालन योजना के अंतर्गत क्या किया जाएगा, बेसिकली सब्सिडी दी जाएगी गोट फार्मर्स को। जो गोट फार्मर्स है ना उनको सब्सिडी के तौर पर यूनिट्स, बकरियों के जो यूनिट्स हैं वो डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे ताकि ये अपना सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस जो है उसको इम्प्रूव किया जा सके। सारी कैटेगरीज के जो गोट फार्मर्स हैं उनको ये दिया जाएगा। ये जो बकरियों की यूनिट्स हैं इनको आप लोग यहाँ पे देख लो, जैसे 11 गोट्स का है, 5 गोट्स का है, 3 गोट्स का है। ट्राउट लाइफ स्टॉक इंश्योरेंस स्कीम, ये जो है इस स्कीम को कोल्ड वाटर फिश प्रोड्यूसर हैं उनको एक तरह का इंश्योरेंस कवरेज ऑफर किया गया है। फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में इम्प्लीमेंट किया गया है ताकि इनको जो है एक इंश्योरेंस कवरेज दिया जा सके कोल्ड वाटर फिश प्रोड्यूसर को। 65% स्टेट गवर्नमेंट इसमें हेल्प करेगी और 35% रिसिप्ट लेने वाला। सामुदायिक वन संवर्धन योजना, सामुदायिक वन संवर्धन योजना क्या है, बेसिकली नाम से पता चल रहा है सामुदायिक। तो इसमें क्या किया जाएगा कि जो फॉरेस्ट का कवर है उसको बढ़ाने के लिए क्वालिटी ऑफ फॉरेस्ट को इम्प्रूव किया जाएगा। कैसे किया जाएगा, जो लोकल कम्युनिटीज़ हैं उनकी पार्टिसिपेशन के द्वारा। मतलब ऐसी बात नहीं है कि जो फॉरेस्ट हैं उनको बचाना सिर्फ गवर्नमेंट का काम है, बल्कि जो लोकल लोग हैं वो भी आएँ, अपनी हेल्प करें, पार्टिसिपेट करें लोकल कम्युनिटीज़, ताकि फॉरेस्ट को कंजर्व किया जा सके, डेवलप किया जा सके, क्वालिटी ऑफ फॉरेस्ट जो है उसको इंप्रूव किया जा सके और फॉरेस्ट कवर को बढ़ाया जा सके। नेक्स्ट आ गया हमारा वन समृद्धि जन समृद्धि योजना। वन समृद्धि जन समृद्धि योजना जो है उसको इसलिए शुरू किया गया है ताकि वो नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोडक्ट को स्ट्रेंथन किया जा सके। कैसे किया जा सके, एक्टिव कम्युनिटी पार्टिसिपेशन के द्वारा जो लोकल लोग हैं उनको एम्पावर करना कि आप जो है वो नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोडक्ट को कलेक्ट करो, कंजर्व करो और उनको बेचो। इससे वो क्या करेंगे, अपनी इनकम को भी वो बढ़ा सकेंगे।
एक बूटा बेटी के नाम, एक बूटा बेटी के नाम दो, एक स्कीम है और दो इसके मेजर गोल हैं। बेसिकली इसको शुरू किया गया था ताकि जो लोग हैं उनमें वैल्यू ऑफ डॉटर्स के प्रति अवेयरनेस जो आए, और इसके साथ ही जो हमारे फॉरेस्ट है उनको प्रोटेक्ट करने के लिए भी उनमें अवेयरनेस आए। जब भी कहीं पर भी किसी स्टेट में गर्ल चाइल्ड का बर्थ होगा तो जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है वो 5 सैपलिंग देगा उनको आइडेंटिफाइड स्पीशीज की, साथ में एक प्लांटिंग किट भी देगा ताकि वो हेल्दी टॉल प्लांट्स को ग्रो कर सके। ठीक है, एक बूटा बेटी के नाम। नेक्स्ट आ गई हमारी विद्यार्थी वन मित्र योजना। विद्यार्थी वन मित्र योजना जो है वो इसको एजुकेशन डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी के साथ कोलैबोरेट करके इंप्लीमेंट कर रहा है। इसमें क्या किया जाएगा कि जो स्टूडेंट्स हैं उनको मोटिवेट किया जाएगा कि भाई आप ज़्यादा से ज़्यादा प्लांटेशन करो। 65 नए स्कूल को सिलेक्ट किया गया है इसके लिए और 38.15 लाख रुपए का बजट इसके लिए रखा गया है। इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम, ये जो इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम है इसे 2 जुलाई 2020 को शुरू किया गया था ताकि जो टूरिज्म से रिलेटेड एंटरप्रेन्योर हैं, व्यापारी हैं, उनकी इसमें हेल्प की जा सके। आप लोगों को पता है कि जब कोविड का समय आया था तो सबसे ज़्यादा जो हिट हुआ था क्षेत्र वो कौन सा था? हमारा टूरिज्म वाला था, क्योंकि टोटल आवाजाही बंद हो गई थी, जिसके कारण जो भी लोग टूरिज्म से जो एंटरप्रेन्योर थे, पैसे कमाते थे, उनके तो सारे सोर्सेज एक तरह से बंद हो गए। तो जस्ट बिकॉज उनका जो डेली वर्क की जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करने के लिए फाइनेंशियल असिस्टेंस इन लोगों को दी जा रही थी और इसको एक्सटेंड किया गया था 30 सितंबर 2022 तक। नेक्स्ट आ गया हमारा स्वदेश दर्शन स्कीम। स्वदेश दर्शन स्कीम जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने इसे सैंक्शन किया था 2017 में हिमाचल प्रदेश के लिए। ये बहुत सारे जो प्रोजेक्ट हैं वो इस स्कीम के अंतर्गत, स्वदेश दर्शन स्कीम के अंतर्गत एग्जीक्यूट किए जा रहे हैं, जैसे कि कन्वेंशन सेंटर एट कियारी घाट, डिस्ट्रिक्ट सोलन, शिमला हेलीपोर्ट, विलेज हाट, ये सारे आप यहाँ पे देख लेना स्क्रीन से। ठीक है, नेक्स्ट आ गई हमारी नई राहें नई मंजिलें स्कीम। नई राहें नई मंजिलें स्कीम जो है बेसिकली वो नई टूरिस्ट डेस्टिनेशन को डेवलप करने के लिए शुरू की गई है। अनएक्सप्लोर्ड एरिया, हिमाचल प्रदेश में ऐसे बहुत सारे टूरिस्ट डेस्टिनेशन है जिनमें पोटेंशियल है बहुत सारा, लेकिन वो अंडर डेवलप्ड है। जैसे आपने एक मियार वैली का नाम भी सुना होगा लाहौल स्पीति में, जो है तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत, बिकॉज जस्ट वो अंडर डेवलप्ड है, तो इसलिए वो एक मतलब ऐसे पर्टिकुलर बहुत ही बड़ा वाला टूरिस्ट स्टेशन अभी तक नहीं बन पाया है। तो इस तरह की बहुत सारी लोकेशंस हैं जिनको डेवलप करने के लिए, अनएक्सप्लोर्ड लोकेशन को डेवलप करने के लिए नई राहें नई मंजिलें स्कीम को शुरू किया गया था। इंपॉर्टेंट स्कीम है ये। इससे वैसे तो पिछली बार ही एक क्वेश्चन सवाल पूछ लिया गया था, उससे पिछली बार के एग्जाम में इससे क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक है, इसके अंतर्गत जो ये सारी की सारी आपकी जगहें हैं उनको डेवलप किया जा रहा है, ये आप लोग देख लेना स्क्रीन से। नेक्स्ट आ गई हमारी पंचवटी स्कीम। पंचवटी स्कीम जो है बेसिकली जो हमारे सीनियर सिटीजन्स हैं उनके लिए शुरू की गई है, ताकि जो पार्क्स हैं, गार्डन्स हैं, इनको बना दिया जा सके। लेज़र एक्टिविटीज़, मतलब जब लोग अपने बुढ़ापे वाली स्टेज में आ जाते हैं तो अपनी लेज़र एक्टिविटीज़, योगा हो गया, अपना हंसना, उठना, बैठना, ये सारी जो चीज़ें हैं लेज़र एक्टिविटीज़ को एंजॉय करने के लिए पंचवटी योजना के अंतर्गत जो है वो पार्क्स बनाए जा रहे हैं। और इसे कौन बना रहा है? मनरेगा, स्वच्छ भारत मिशन और 14th फाइनेंस कमीशन, ये सब ने जो मिलकर के ये स्कीम को बना रहे हैं। देखो इन्होंने बोला है कि फाइनेंशियल ईयर 22-23 जो है जनवरी तक का इन्होंने यहाँ पर डेटा दिया हुआ है, जिसमें 353 साइट्स को कंप्लीट कर लिया गया था। मुख्यमंत्री ग्राम कौशल योजना को बेसिकली शुरू किया गया है कि जो भी ट्रेडिशनल क्राफ्ट्समैन हैं, आर्टिसंस हैं, जो किसी भी दूसरी स्किल डेवलपमेंट प्लान के अंतर्गत कवर नहीं किए गए हैं, उनके लिए स्पेशली ये मुख्यमंत्री ग्राम कौशल योजना को शुरू किया गया है। बेसिकली एक तरह की स्किल स्कीम है जो क्या करती है, हिमाचल प्रदेश के सारे ट्रेडिशनल आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स को कवर करती है। ठीक है, तो
यहाँ पर ये ध्यान रखना, जो किसी दूसरी स्किल डेवलपमेंट प्लान के अंतर्गत लोग नहीं आए हैं उनके लिए इसमें बहुत सारे ये आर्ट एंड क्राफ्ट आ जाते हैं, जैसे कांगड़ा, थंका पेंटिंग, वुड कार्पिंग, मिनिएचर रेप्लिका, हैंडलूम, चंपा रमौल बोल रही हूँ मैं, चंबा रुमाल, आयरन टूल मेकिंग, ये सारी चीजें इसमें आती हैं। नेक्स्ट आ गई हमारी चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीम। हमारा जो स्टेट है उसमें 43 चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस हैं, जिसमें 36 चिल्ड्रन होम है, 2 ऑब्जर्वेशन होम कम स्पेशल होम कम प्लेस ऑफ सेफ्टी हैं, 4 ओपन शेल्टर और 1 शिशु गृह है। चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीम के अंतर्गत इन सबको बनाया गया है बच्चों की सुरक्षा के लिए। मुख्यमंत्री बाल उद्धार योजना, ये जो मुख्यमंत्री बाल उद्धार योजना है, इसमें क्या किया जाता है कि जो चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस में लोग हैं, बच्चे हैं, उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड की जाएगी जब भी वो 18 साल के हो जाते हैं और कोई भी किसी तरह का हायर प्रोफेशनल एजुकेशन को पूरी करना चाहते हैं, तो इसके लिए इन लोगों को फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जाती है। रिहैबिलिटेशन असिस्टेंस भी दी जाती है इनको 35,000 रुपए की, ठीक है, जो भी बच्चे चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन को छोड़ रहे होते हैं, ताकि किसी तरह का जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वेंचर है उसको ये लोग बना सकें और एक लाइवलीहुड अपना अर्न कर सकें। बाल बालिका सुरक्षा योजना एंड फॉस्टर केयर प्रोग्राम, इसके अंतर्गत क्या किया जाता है कि जो पेरेंट्स हैं उनको 4,000 रुपये पर चाइल्ड दिए जाते हैं ताकि मेंटेनेंस की जा सके चिल्ड्रन की अच्छे से, ठीक है। 500 पर चाइल्ड भी दिया जाता है एडिशनल असिस्टेंस के लिए। रिहैबिलिटेशन सपोर्ट टू माइनर विक्टिम ऑफ रेप एंड चाइल्ड अब्यूज एंड ऑब्जेक्टिफिकेशन बैकग्राउंड। तो देखो इसमें क्या होता है कि अगर कोई बच्ची है, माइनर विक्टिम है रेप का, तो उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस खो जाता है। उस चीज को रिस्टोर करने के लिए और जो माइनर विक्टिम है उसकी डिग्निटी को बनाने के लिए, चाइल्ड अब्यूज हुआ है किसी को, उसके लिए इंटेंसिव काउंसलिंग की जरूरत होती है, फाइनेंशियल सिक्योरिटी की, स्किल अपग्रेडेशन की, रिहैबिलिटेशन की जरूरत होती है। तो उस सबको करना एक स्कीम का ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। इसके साथ ही 7500 पर मंथ की जो असिस्टेंस है फाइनेंशियल, वो 21 साल तक के लिए इनको दी जाती है। नेक्स्ट हमारी आ गई सुखाश्रय सहायता कोष। ये जो सुखाश्रय सहायता कोष है हमारा, इसको बहुत बार न्यूज में पढ़ चुके हैं कि हमारे सीएम ने अभी शुरू किया है। इसमें क्या होगा कि आश्रय सहायता कोष बनाया गया है 101 करोड़ रुपए का नीडीज के लिए। स्टेट गवर्नमेंट ने ये स्टेप लिया है कि जो लोग हैं, नीडी लोग हैं, अनाथ आश्रम में रह रहे हैं, चिल्ड्रन ऑफ स्टेट एक टर्म आप लोगों ने सुनी होगी, चिल्ड्रन ऑफ स्टेट इस स्कीम के अंतर्गत बनाया गया है। 27 साल तक के जो भी लोग हैं जो इस तरह के अनाथ आश्रम में रह रहे हैं, उन लोगों को इसमें इंक्लूड किया गया है। किसी भी तरह की जब वो एजुकेशन प्राप्त करना चाहते हैं, IITs, IIMs, IIT, कहीं पर भी ITI में जाना चाहते हैं, तो उन लोगों को फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जाएगी, पॉकेट मनी भी दी जाएगी उनको। जो स्टेट गवर्नमेंट है वो एक तरह से गार्डियन का रोल प्ले करेगी। ओल्ड एज होम में जो भी लोग रह रहे हैं, बच्चे रह रहे हैं, शेल्टर होम में जो रह रहे हैं, ठीक है। क्लोथिंग सब्सिडी हमने देखा था, अपैरल अलाउंस 10,000 रुपए का पर पर्सन भी दिया जाएगा सिंगल वुमन और स्पेशल चिल्ड्रंस को। तो ये सुखाश्रय सहायता कोष हैं, ठीक है। ये थी हमारी कुछ एक इम्पॉर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम्स। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और लगा होगा तो प्लीज अपना फीडबैक शेयर करना ना भूलें। और मैंने आपको जैसे वीडियो को शुरू करते ही बताया कि अगर कुछ एक स्कीम्स ऐसी हैं जो इसमें छूट गई हैं, हमने कवर नहीं की है, इंपॉर्टेंट स्कीम्स थी ये सारी, कवर हमने नहीं की है, बजट वाली वीडियो आएगी उसमें उनको कवर कर दिया जाएगा। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। जल्दी